Assalamu alaikum. Today we are discussing about FCPS Part 2, September 2019 paper. Recurrent painless miscarriages at 18 to 20 week. Next investigation क्या होगी इसमें देखें, जैसे इन्होंने बताया कि 18 to 20 वीक में मोस्टली आपके पास ड्यू टू यूट्राइन एनॉमलीज की वजह से मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं। तो अगर उसको माइंड में रख के देखें तो दिस इंक्लूड एन असेसमेंट ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूट्राइन कॉन्ट्रा, अल्ट्रासाउंड, MRI एंड HSG आर ऑफन यूज्ड इन एसोसिएशन विद लेप्रोस्कोपी और स्टेरोस्कोपी। तो इसमें पहले अल्ट्रासाउंड, MRI और HSG है, तो फिर हम HSG को चूज़ कर लेंगे। Patient with history of mastectomy due to breast CA now taking tamoxifen having PV bleeding investigation। जब भी आपके पास पेशेंट tamoxifen ले रहा हो उसकी वजह से PV bleeding को, तो आपने स्टेरोस्कोपी और बायोप्सी को ही चूज़ करना है। सेकेंडरी ह्यूमेनेरिया ऑफ 5 वीक QPT, ऑन एंड ऑफ पेन 95/60 kmh, BP पल्स 115, नो इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी मैनेजमेंट। इसमें ये क्या है कि आपको पता चल गया कि एक तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है क्योंकि इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी नहीं है, तो एक्टोपिक है, 5 वीक का एमेनाइरिया है। साथ में पेशेंट जो है वाइटली अनस्टेबल है, ठीक है, उसके वाइटल्स पुअर है, तो आपने उसका क्या करना है, लेप्रोटमी करनी है फ़ौरन और सल्पेंटेक्टमी करनी है, ठीक है। लेप्रोटमी करेंगे, ए बी नहीं, ए। अच्छा, मॉडरेट एंडोमेट्रोसिस विद इनफर्टिलिटी, इसके लिए आप ये एक टेबल याद कर लें, ठीक है। ये गाइडलाइन का है जिसमें फर्टिलिटी अगर प्रायोरिटी है या फर्टिलिटी प्रायोरिटी नहीं है। अब इसमें वो कह रहा है कि एंडोमेट्रोसिस विद इनफर्टिलिटी आई है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लेप्रोस्कोप ऑफर एक्सीजन, एब्लेशन प्लस एडिजियोलिसिस, ठीक है, ये करना है लेप्रोस्कोपिक एक्सीजन, एब्लेशन, एडिजियोलिसिस। उसके बाद आपने उसे IVF की ट्रीटमेंट दे देनी है, ठीक है। तो लेप्रोस्कोपिक लेजर एंड एब्लेशन एंड आफ्टर IVF, ठीक है। बी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ विच पर मीटर टेल अबाउट फिटोमेटरनल हेमरेज, फिटल टेकीकार्डिया, जो कि आपको CTG पे मिलेगा, ठीक है, फिटल टेकीकार्डिया। हेट्रोटोपिक प्रेगनेंसी है, कार्डियक रिप्लेसमेंट और वारफेरिन है 3 ईयर्स से। इसमें क्या है, अगर आप जो है ना हेट्रोटोपिक प्रेगनेंसी के स्टेप वाइज पे चले जाएँ, ये भी गाइडलाइन से ही लिया हुआ है। तो इसमें आप देखें कि ये डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी आपके पास वायबल है कि नॉन वायबल है। अगर तो वायबल है तो आप उसे KCL भी दे सकते हैं, अगर स्टेबल है। अगर अनस्टेबल है तो आप सर्जरी कर सकते हैं वायबल में, ठीक है। वायबल में आपके पास 2 ऑप्शन है, KCL का और सर्जरी का। नॉन वायबल है तो आप मिथोट्रेक्सेट देंगे, ठीक है। या दो, या नॉन वायबल में एक्सपेक्टेंट भी कर सकते हैं, और या अगर पेशेंट प्रेगनेंसी चाहता ही नहीं है तो आप मिथोट्रेक्सेट देंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से फिर आप क्या देंगे, अल्ट्रासाउंड गाइडेड KCL स्टेप वाइज मैनेजमेंट होगी। CTG इन फीटस विद एरिथमियास, अगर एरिथमियास है तो स्पाइकिंग बेसलाइन होता है, और अगर एनीमिया हो तो साइनोसॉइडल होता है, ठीक है। पेनिसिलिन एलर्जी है, आगे इसका था कि पेशेंट शॉक में आई है, साइनोटिक है, तो फिर आपने सबसे पहले उसकी शॉक की मैनेजमेंट करनी है। लेकिन अगर सिर्फ पेनिसिलिन एलर्जी के साथ आती है तो फिर आप इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन देंगे। लेकिन अगर वो शॉक में आ जाती है तो पहले आप उसे ट्रीट करेंगे शॉक को, जिसमें ABCD है। ABCD में आपका ये एवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, तो फिर ऑक्सीजन पाए मास्क होगा, ठीक है। हाई रिस्क ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज किस में होता है, मार्फन सिंड्रोम में, क्योंकि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जबकि टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोस जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। ये D ऑटोसोमल डोमिनेंट और AR है, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए। पेशेंट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग ले रही है, उसके लिए आपको कौन सा विटामिन चाहिए होता है जब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग ले रही होती है, तो मदर में या बेबी में कौन सी डिफिशियंसी होती है, विटामिन K की, ठीक है। अगर तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो फिर आप फॉलिक एसिड को चूज़ करेंगे, अगर थर्ड ट्राइमेस्टर मेंशन किया तो फिर विटामिन K को, ठीक है। अच्छा, ग्रेविडा 8 पैरा 7 इन लेबर फुली डायलेटेड है, स्टेशन -1 है, ले T सेल्स हैं। अब वो फुली डायलेटेड है और मल्टी है, साथ में स्टेशन उसका -1 पे ले टी सेल्स आ रही हैं। ले टी सेल्स मीन्स यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, तो आप उसको इमरजेंसी LSCS करेंगे, ठीक है। प्रेग्नेंट पेशेंट है जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई लास्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है। उसका हर ब्रदर ऑल्सो डाइड ड्यू टू रिलेटेड इशूज़, का डायग्नोसिस क्या होगा, MI तो नहीं हो सकता क्योंकि ये कंजेंटल नहीं है, उन्होंने भाई का बताया हुआ है, ठीक है। स्ट्रोक भी ऐसा नहीं है कोई कंजेंटल डिसऑर्डर। कार्डियोमायोपैथी, जिसमें हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, ये आपके हेडिटरी होते हैं, ठीक है। अच्छा, सिनेरियो ऑफ मोलर प्रेगनेंसी, सेक्शन इवैक्यूएशन हुई थी लास्ट 3 वीक से, लेकिन सीरम बीटा HCG डिक्रीज़ नहीं हो रहा अभी इसके लिए ये टेबल याद करना है, जिसमें अगर प्लेट्यूड है, राइजिंग है या डिक्रीज़ नहीं हो रहा है बीटा HCG, तो फिर आप क्या करते हैं, उसकी कीमोथेरेपी करते हैं। ये ऑप्शन ए, जिसमें यहाँ पे टेबल पढ़ लें एक दफ़ा, ठीक है। प्लेट्यूड और राइजिंग HCG आफ्टर इवैक्यूएशन, ठीक है। या फिर इसका यहाँ पर ये देखें, जैसे कि ये वाला रेस्ट बीटा HCG 6 months आफ्टर इवैक्यूएशन, इवन इफ स्टिल फॉलिंग नाउ, नोमिटेड, ठीक।
अच्छा, पेशेंट हैविंग हिस्टेक्टोमी इज़ वरीड फॉर सेक्सुअल डिस्फंक्शन, व्हाट टू डू नेक्स्ट? सेक्सुअल डिस्फंक्शन की वजह से आई है, हिस्टेक्टोमी की वजह से उसको सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो रहा है, तो मेनली साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है, तो आपसे रीअश्योर करेंगे एचआरटी, और उसमें इसका कोई इतना खास इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी कंप्लेंट के साथ आती है तो फिर आप उसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी एमेनेरिया आफ्टर डीएनसी डायग्नोसिस, सेकेंडरी एमेनेरिया में आफ्टर डायलेशन एंड क्यूरटाज आई है, उसको सेकेंडरी एमेनेरिया है, तो क्या वजह हो सकती है? एशरमैन सिंड्रोम, ठीक है। 1 सेंटीमीटर मास है सर्विक्स पे और पेशेंट अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व करना चाहती है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है वो कौन सा है? अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर हो तो 1B1 होता है, 2 to 4 सेंटीमीटर हो तो 1B2 होता है, और मोर देन 4 सेंटीमीटर हो तो 1B3 है। तो इसका मतलब है ये लेस देन 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 1B1 है। अभी फर्टिलिटी अगर रिक्वायर्ड है तो फिर आप रेडिकल ट्रेकिलेक्टमी करते हैं, अगर फर्टिलिटी डिजायर्ड नहीं है तो फिर आप रेडिकल हिस्टेक्टमी करते हैं, ठीक है। तो इसमें रेडिकल ट्रेकिलेक्टमी ऑप्शन आएगा। अच्छा, फिर प्रेग्नेंट पेशेंट विथ 2.5 सेंटीमीटर मोबाइल मास एंड ब्रेस्ट मैनेजमेंट क्या है? इसमें आप अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट ऑप्शन आपका अल्ट्रासाउंड होता है, ये नीचे है आ गया टेबल इसका। प्रेग्नेंट women with the suspected breast alteration, तो अल्ट्रासोनोग्राफी, मेमोग्राफी only when necessary and do not use MRI when with gadolinium, ठीक है। तो पहले अल्ट्रासाउंड पहले ऑप्शन में आएगा। कॉर्पोलैप्स लेबर में आगे, लेबर वार्ड में आई है, तो फर्स्ट मैनेजमेंट क्या होगी? फर्स्ट मैनेजमेंट ये देखें, तो सबसे पहले आपने क्या करना है इसमें? लॉर्ड, LORD, लेफ्ट लेटरल, O फॉर ऑक्सीजन, R फॉर रिप्लेस कॉर्ड एंड D फॉर डिसकंटिन्यू ऑक्सीटोसिन, तो लेफ्ट लेटरल एंड ऑक्सीजन। फीमेल विथ थैलेसीमिया माइनर वर्ड फॉर बेबी, तो आपने उसके पार्टनर इन्वेस्टिगेशन करनी है। मैसिव हेमरेज, टेस्ट टू चेक हीमोस्टेटिक फेलियर, हीमोस्टेसिस के जितने मैकेनिज्म है, या तो आपके पास ऑप्शन में होगा PT, PTT, और PTT भी क्या बताते हैं? फिब्रिनोजन। तो बेड साइड क्लॉटिंग टेस्ट किस लिए करते हैं? वो भी फिब्रिनोजन देखने के लिए। कोगुलेशन टेस्ट जिसमें PT और APTT आ जाता है, वो भी फिब्रिनोजन, क्योंकि जब भी हेमोस्टेटिक डिसऑर्डर में डिसफंक्शन आएगा तभी फेलियर होगा, हेमोस्टेटिक फेलियर होगा, वो किस वजह से होगा? फिब्रिनोजन की वजह से, तो वो फिब्रिनोजन को मेनली देखते हैं, ठीक है। अच्छा, मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट टू डायग्नोस PCOS, सेंसिटिव आपके पास TBS है, स्पेसिफिक आपके पास टेस्टोस्टेरोन है, बायोप्सी शो पुल, तो सेंसिटिव में TBS आएगा, ठीक है। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हिस्टेरोस्कोपी शो पोलिपॉइड मास, बायोप्सी शो पोली डिफरेंशिएटेड एंडोमेट्रियल एडिनोमा कार्सिनोमा, तो स्टेजिंग लेप्रोटमी करेंगे, ठीक है, जिसमें TH, BSO, वेल लिम्फ नोड सैम्पलिंग, साइटोलॉजी, मेंटल बायोप्सी। पेशेंट 32 ईयर ओल्ड है, BMI उसका 34 था, ठीक है। इमरजेंसी LSCS हुआ, BP 140/90। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होगा पोस्टमार्टम स्टेज में? एंटीबायोटिक, कंट्रोल BP, ब्रेस्ट फीडिंग। BP कोई इतना खास नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके दो रिस्क फैक्टर्स आ रहे हैं, जिसमें BMI 34 है और जो है इमरजेंसी LSCS